मैं कर्नल आमोद कुलकर्णी आज आपके समक्ष कारगिल युद्ध के बारे में कुछ बात करूंगा। जिससे पहले कि मैं आपके सामने अपना निवेदन शुरू करूं, मैं प्रहार जागृति संस्था और मिस शिवाली देशपांडे और उनकी पूरी टीम का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। आज ठीक 21 साल पहले ये युद्ध लड़ा गया और भारतीय सेनाओं ने इसमें एक बहुत शानदार जीत हासिल करी। ये युद्ध कैसे शुरू हुआ, इसकी जानकारी लेने के लिए हमें सबसे पहले इस क्षेत्र के बारे में, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा। बटाली से लेके द्रास तक या जोजिला या घुमरी तक ये फैला हुआ एरिया तकरीबन 165 किलोमीटर का, जिसमें अपनी एलओसी स्थित है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पुरातन काल से आक्रमणकारी आते रहे। बटाली के कई गांव, जिसमें द्रास के पास के गांव और बटाली के पास के गांव जैसे दहा, दारचुक, हानू, गरखन, इसमें वहाँ के 2000 साल पहले के तकरीबन जो ग्रीक और मैसेडोनियन आक्रमक आए थे और वहाँ बस गए थे, उनके वंशज वहीं माने जाते हैं। इसके बाद इस एरिया में कई आक्रमण हुए, कई लड़ाइयाँ लड़ी गई और मॉडर्न काल में, आजकल के ज़माने में हम बात करें तो 1948 में विभाजन के बाद जब पाकिस्तानी कबाइलों के झुंड कश्मीर घाटी में घुस पड़े थे, तब उन्होंने जोजिला पार कर द्रास से कारगिल तक के एरिया पर कब्जा कमा लिया था। कबाइलों का नेतृत्व पाकिस्तानी फौज के अधिकारी कर रहे थे, उनके साथ पाकिस्तानी सैनिक भी थे और इस द्रास से कारगिल तक का कंट्रोल जब उनके हाथ में चला गया, उसके बाद में भारतीय सेना ने अन्य जगहों की तरह यहाँ भी एक अभियान चलाया। एक बहुत आक्रामक और बोल्ड प्लान बनाया गया, जिसमें टैंकों को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर बाल्टाल के रास्ते होते हुए जोजिला तक पहुंचा गया, जिसमें 7 कैवलरी रेजिमेंट आर्मी की उसका योगदान था और भारतीय सेना की कई बटालियंस इसमें शामिल थी। 1 से 25 नवंबर 1948 चला हुआ युद्ध अपने आप में एक अनूठा है। 11,500 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया में कहीं भी टैंकों का इस्तेमाल नहीं हुआ था और वो भी सक्सेसफुली। उस ऊंचाई पर टैंक और पीछे आते हुए हमारे सैनिकों के आक्रमण की वजह से कबायली और पाकिस्तानी सैनिक वहाँ से या तो मार दिए गए या खदेड़ दिए गए और एक बार फिर द्रास से लेकर कारगिल तक का हिस्सा हमारे कब्जे में आ गया। उसके बीच का पूरा काल गोलाबारी, शेलिंग, फायरिंग रुक रुक कर ये चलता रहा सिलसिला। 1971 की लड़ाई में इस इलाके में शेलिंग और फायरिंग काफ़ी हुई और लद्दाख के इलाके में कुंडर से लेके त्याक्षी तक लद्दाख स्काउट्स के बहादुर टुकड़ी ने कर्नल रिंचन के नेतृत्व में पूरा कब्जा अपने एरिया को अपना कब्जा कर लिया था और पाकिस्तानियों को वहाँ से खदेड़ दिया था। वो आज भी हमारे कब्जे में है। लेकिन उसके बाद से 1971 के बाद से 1972 में शिमला समझौता हुआ और उस समझौते के तहत एलओसी को सैंक्टिटी मिली, उसको एक मान्यता मिली लाइन ऑफ कंट्रोल को। तो ये एलओसी जो बाटाली से होके द्रास के इलाकों तक जाती है, इस पे हमारी चौकियां थी। ये चौकियां विंटर वैकेटेड होती थी,
मतलब तकरीबन अक्टूबर-नवंबर में इन चौकियों को हमारे सैनिक खाली करते थे और मार्च-अप्रैल से उन चौकियों के ऊपर फिर जाते थे। ये सभी को पता था, दोनों साइडों को पता था। अब ज़रा इसकी द्रास और कारगिल और बाटालिक की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं और इसका महत्व क्या है। लेह से श्रीनगर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 1 ये कारगिल द्रास से होकर गुजरता है। उसी तरह बाटालिक की जो रेंजेस हैं, हमें इसमें झंस्कार और काराकोरम रेंजेस और झंस्कार काराकोरम और ये दोनों रेंजेस का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये लद्दाख रेंजेस और काराकोरम रेंजेस के बीच में जो घाटी पड़ती है वहाँ से इंडस होके गुजरती है और उसके उस पार, उस घाटी के उस रेंजेस के उस पार श्योक वैली है। तो जो भी बाटालिक क्षेत्र को कंट्रोल करेगा या उस पर अपना डोमिनेशन रखेगा, उस पर अपना प्रभुत्व रखेगा, वो आसानी से श्योक वैली को कंट्रोल कर सकता है, उस पर डोमिनेट कर सकता है, उस पर कब्जा भी कर सकता है। और श्योक वैली के उस तरफ काराकोरम रेंजेस में के उस तरफ हमारी नुब्रा वैली है जिसमें सियाचिन है। तो ये बड़ी सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बाटालिक इलाका है। उसी तरह कारगिल और द्रास के इलाके से हमारा नेशनल हाईवे बहुत नज़दीक पड़ता है और पाकिस्तानी फ़ौजों के डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में या विजुअल लाइन में आता है। तो इसको डोमिनेट करना, उस पर गोलाबारी करना और यदि उसे काट दिया गया तो हमारी पूरी सप्लाई लाइन, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो जोजिला से होके लेह तक जाता है, उसे काट देना बड़ा आसान होता है और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। ये उसका सामरिक महत्व है। ये प्लान जो था, और मैं दूसरा बता दूं, इसमें जितनी पहाड़ियां हैं 9 से 17,000 फीट की हैं जिसमें हमारी चौकियां होती है, और कुछ इसमें से चोटियां जो है 21,000 फीट से ऊपर निकल जाती हैं। तो बड़ा दुर्गम और कठिन इलाका है। हमारे यहाँ की गर्मियों में भी वहाँ बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है और तकरीबन सारी जगह ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। तो ये रहा इस इलाके का भौगोलिक परिचय, और आपको ये पता लग गया होगा कि इसका सामरिक महत्व क्या है। अब पाकिस्तान ने इस इलाके को कब्जा करने के लिए या इसी तरह का ऑपरेशन चलाने के लिए यह पहला मौका नहीं था जब इनका प्लान बना था। 1996 में जब पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो थी और आर्मी चीफ शायद जहांगीर करामत थे, उस समय डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे जनरल परवेज मुशर्रफ। 1996 में ही एक फौजी ब्रीफिंग के दौरान, प्रेजेंटेशन के दौरान ये प्लान रखा गया। उस समय इस प्लान को बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं मिली, क्योंकि आर्मी चीफ, उसके साथ साथ दोनों नेवी और एयर चीफ पाकिस्तान के, और साथ ही साथ उनके प्रधानमंत्री को भी ये लगा कि यदि ये प्लान सक्सेसफुल हो भी जाता है तो हो सकता है भारत किसी और फ्रंट पर LOC के थ्रू या IB के थ्रू कोई और फ्रंट खोल ले 1965 की तरह, और कठिनाई आ सकती है पाकिस्तान के लिए। और इस प्लान को खारिज कर दिया गया। लेकिन ये प्लान उस समय खारिज कर दिया गया, लेकिन ठंडे बस्ते में चला गया। इसके तुरंत बाद कुछ ही 2 सालों में ही पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल और मिलिट्री बदलाव आया।
प्रधानमंत्री बने नवाज शरीफ और आर्मी चीफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ। अब उनके पास इस प्लान को मुकम्मल करने का एक अच्छा खासा मौका आ गया। उस समय मिलिटेंसी घाटी में, कश्मीर घाटी में बहुत काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, और यदि इस इलाके पर उनका डोमिनेंस हो जाता है, कब्जा हो जाता है, तो हमारी नेशनल हाईवे 1 को काटने के, श्योक वैली को और नुब्रा वैली को डोमिनेट करने के अलावा कश्मीर घाटी के मिलिटेंसी को भी बढ़ावा मिलेगा। ये उनका प्लान था। जैसे कि अब मैं बता चुका हूं आपको, ये पोस्टें सारी विंटर वैकेटेड थी। इसी का फायदा उठाते हुए एक साल पहले से, लगभग 1998 में ही पाकिस्तान की तरफ से तैयारी शुरू हो गई। उन्होंने अपनी इलाके में, अपनी साइड में गोला बारूद, राशन, रसद, इनका डंपिंग शुरू किया। आगे पहाड़ियों में जाने के लिए ट्रैक्स, फूड ट्रैक्स, म्यूल ट्रैक्स, उनके घोड़े और खच्चर ले जाने के लिए वो बना दिए, और अर्थात तोपखाना उनका और उसका गोला बारूद, असला, वो भी पूरी तरह से स्टॉकिंग कर लिया। इसी के साथ उन्होंने फरवरी के एंड या मार्च में आगे बढ़कर हमारी जो पोस्टें थी, खाली पड़ी थी, उसमें आकर बैठ गए। ना कि सिर्फ उन्होंने अपनी पोस्टों पर कब्जा किया, भारतीय पोस्टों पर, लेकिन जहां जहां वो आगे आ सकते थे वहां आगे आकर संगर, पक्के बंकर और गन पोजीशंस, मतलब इन्फेंट्री के लिए मशीन गन पोजीशंस वगैरह, ये मुकम्मल कर ली। पूरी घुसपैठ 4 से 9, 9.5 किलोमीटर के बीच में थी, अलग अलग जगहों पर। अपनी पोस्टों के ऊपर उन्होंने राशन से लेके हथियारों का सप्लाई पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया, और मार्च के आखिरी तक या अप्रैल के मध्य तक इनकी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। तो हमने देखा कि मार्च के एंड, मार्च 99 के और अप्रैल के मध्य तक पाकिस्तान ने अपना स्टॉक पाइलिंग, अपना रसद भंडार पूरा कर लिया था। अपने सैनिक वहाँ पे पुश कर लिए थे। पाकिस्तान ये कई दिनों तक कहता रहा शुरू से कि ये सिर्फ आतंकवादी है, या उनकी तरफ से जिनको जिहादी कहते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं था। 6 से 8 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बटालियंस, पाकिस्तान के एसएसजी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, मतलब उनके कमांडो दस्ते, कई दस्ते, और अर्थात उनकी आर्टिलरी, तोपखाना, इसमें बिल्कुल सक्रिय तरह से मदद करने के लिए या उसमें इन्वॉल्व थे। जब 3 या 4 मार्च को एक गडरिये ने, जो बक्करवाल गडरिये वहाँ पे होते हैं, उस अपनी भेड़ें चराते हैं ऊंची पहाड़ियों में, उन्होंने अपनी आर्मी की एक यूनिट को आकर ये बताया, जाट रेजिमेंट की एक बटालियन थी, कि संदिग्ध व्यक्ति देखे गए हैं, हथियारों के लैस और घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये था इलाका काक्सर का। तो उसकी टोह लेने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में 4 जवानों की टुकड़ी रवाना कर दी गई। 5 मार्च को ये रवाना हुई टुकड़ी, और उसके बाद सिर्फ 24 घंटों में उस टुकड़ी का संपर्क अपने बटालियन हेडक्वार्टर से कट गया। बाद में ये पता लगा 5 से 15 मार्च तक इस फिराक में बैठे रहे कि
ये अपनी टोह लेके वापस आ जाएंगे। हो सकता है वायरलेस में कोई गड़बड़ी हो गई हो, लेकिन वो ऐसे नहीं था। जब इन्होंने अपनी टोह पड़ताल, जांच पड़ताल शुरू की, तब इनके ऊपर ज़बरदस्त फायरिंग हुई और इनका हथियार असला, जब इनका एम्यूनिशन ख़त्म हुआ, तब इन पांचों को जिंदा पकड़ लिया गया। ये सारे फौजी यूनिफॉर्म में थे। इसके बावजूद जिनेवा कन्वेंशंस के किसी भी हक का इनको फ़ायदा नहीं मिला और इनको कैप्टिविटी में मार दिया गया। इनके साथ बहुत टॉर्चर हुआ। लेकिन ये सब बाद में पता लगा, जब इनके शव हमें सुपुर्द किए गए पाकिस्तान के द्वारा। इसके बाद बटाली से लेके द्रास तक हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ टोल लेने के लिए हमारे पेट्रोल्स गए, उनके ऊपर फायरिंग हुई और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, हमारी कैजुअलिटीज़ भी हुई। तो धीरे धीरे ये उजागर होने लगा कि जिस बात को हम सिर्फ कुछ घुसपैठिए समझ रहे थे, वो घुसपैठिए ना होकर पाकिस्तानी सेना का एक पूर्ण स्वरूप, फुल फ्लेज आक्रमण था। ये इस बात को उजागर होते ही 25 मई को ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया। 25-26 मई को भी हमारे कुछ हेलीकॉप्टर्स, एयरफोर्स के विमान वहाँ भेजे गए, तब उन्हें मार गिराया गया। उस समय यह उजागर हुआ कि अत्याधुनिक स्टिंगर मिसाइल्स भी वहाँ मौजूद हैं। वही स्टिंगर्स यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन को दी थी और वो पाकिस्तान के पास थी अब। और वो पाकिस्तान ने कारगिल क्षेत्र में, बटाली क्षेत्र में, द्रास क्षेत्र में अपनी फौजों को सुपुर्द की थी इस्तेमाल के लिए। इन सब वाक़यों के बाद में इस बात की गंभीरता सब पता लगी और फिर इंडियन आर्मी ने अपनी अतिरिक्त फौजें वहाँ इंडक्ट करी। तब तक ये जानकारी हो चुकी थी कि 6 से 7 हज़ार सैनिक और कुछ घुसपैठिए उनके साथ उस इलाके में मौजूद हैं। भारतीय सेना की कार्रवाई शुरू होते ही भारी गोलाबारी होती रही, जिसका प्रत्युत्तर हमारे तोपखाने से बखूबी दिया गया। और शुरुआती हमारे जितने अटैक्स हुए उनमें हमें काफ़ी क्षति उठानी पड़ी। सबसे ज़्यादा जो कठिन लड़ाइयाँ हुई वो थी बटाली क्षेत्र में। हालांकि बटाली क्षेत्र की लड़ाइयाँ युद्ध खत्म होने के बाद सामने आई, क्योंकि मीडिया वहाँ तक नहीं पहुँची थी। उस क्षेत्र में मीडिया नहीं थी। जिस तरह की आपको सबको याद होगा, कारगिल क्षेत्र में, द्रास क्षेत्र में मीडिया की मौजूदगी थी, लेकिन वहाँ बटाली क्षेत्र में हर पोस्ट को काबिज करने में, उन पर कब्जा करने में, दुश्मन को हटाने या मारने में बहुत कठिन युद्धों का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारे बहादुर सैनिकों ने उस क्षेत्र से या तो खदेड़ दिया या उनको मार दिया गया। बटाली क्षेत्र की लड़ाई 25 मई और 15 जून के बीच में चली, जिसमें .5390, .5203, जुबार, मुंथो ढालो, ये महत्वपूर्ण फीचर्स या ठिकानों पर हमारा कब्जा और पाकिस्तानियों को वहाँ से खदेड़ना या मारना शामिल था। ये जब मैं कहता हूँ .5390, इसका मतलब होता है उस चोटी की या उस फीचर की ऊंचाई 5390 मीटर है।
तो आप समझ सकते हैं इसको कितनी ऊंचाइयों पर ये लड़ाइयाँ लड़ी गई बाटाली क्षेत्र में। साथ ही साथ उसी दौरान 25 मई और 8 खास क्षेत्र में टोलोलिंग ऊंचाइयों तक, टोलोलिंग हाइट्स तक पाकिस्तानी अपना कब्जा बनाए रखे थे, जो कि नेशनल हाईवे के बिल्कुल नज़दीक था। और उस वजह से नेशनल हाईवे के ऊपर हमारा आवागमन हमारे आवागमन के ऊपर, हमारे ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टेड फायर जिसको कहते हैं वो आ रहा था। पाकिस्तानी तोपखाने को बिल्कुल सटीक फायर करने के निर्देश इन टोलोलिंग और उसके आसपास के फीचर्स से दिए जा रहे थे। उसी तरह आप सब जो बड़ा फेमस हो चुका है टाइगर हिल, वो भी उसी क्षेत्र में है, वो भी उनके कब्जे में था। तो 25 मई और 8 जुलाई के बीच में चलने वाली ये लड़ाइयाँ, जिसमें हमने फिर पहले टोलोलिंग के ऊपर कब्जा करने की कोशिश हुई, लेकिन पहली 2-3 कोशिशें हमारी नाकाम हुई, क्योंकि दुश्मन ने अपने पैर बहुत अच्छी तरह जमा रखे थे। इसलिए टोलोलिंग के आसपास के फीचर्स 0.4590, 0.5150 इन पर कब्जा किया गया। इन पॉइंट्स पर भी, इन ठिकानों पर भी कब्जा करने में बहुत शिकस्त करनी पड़ी, और हमारे जवानों ने, हमारे उनके अधिकारियों ने एक मिसाल खड़ी कर दी। ये दोनों पॉइंट हमारे कब्जे में आने के बाद 5140, माफ़ी चाहता हूँ, 5140 और 4590 हमारे कब्जे में आने के बाद टोलोलिंग पर हमारा कब्जा हो गया। टोलोलिंग के कब्जे के बाद 3 से 8 जुलाई टाइगर हिल की लड़ाई हुई। ये सारी तकरीबन सभी ने ड्राइंग रूम में बैठ के देखी, किस तरह हमारी तोपों की गोलाबारी होती थी और क्या वहाँ पे माहौल था। 8 जुलाई को टोलोलिंग के ऊपर, माफ़ी चाहता हूँ, टाइगर हिल के ऊपर हमारा कब्जा हो गया। ये सबसे ऊंचाई वाली चोटी आखिरकार हमारे कब्जे में आ गई, और इस तरह से नेशनल हाईवे का जो डायरेक्ट खतरा था वो पूरी तरह से टल गया। इसके बाद 8 जुलाई से 14 जुलाई द्रास और बटाली क्षेत्र में जहाँ भी छुटपुट दुश्मन छुपा बैठा था या काबिज करके बैठा था कुछ पॉइंट्स, उनको हटाने में हमारी सेनाएं जुड़ गई और उनको हटाया गया, खदेड़ा गया या मार दिया गया। और आखिरकार 14 जुलाई को सीज फायर का ऐलान हुआ। उसके बाद भी शेलिंग, फायरिंग और कुछ पॉकेट्स जहाँ पे दुश्मन के सैनिक अभी भी बैठे थे, ये चलता रहा। उनका सफाया किया गया और आखिरकार 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय को समाप्त घोषित कर दिया गया। आप ये समझिए कि दुनिया में कहीं भी किसी भी सेना ने इस तरह के दुर्गम, अत्यंत कठिन, भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से एक इम्पॉसिबल मिशन को पूरा करके दिखाया। एक ऐसा एरिया जहां पर 2-3 आदमी ऊपर बैठकर नीचे के 50, 60, 100 आदमियों को रोक सकते हैं, जहां पर ऊपर बैठने के बाद 1 से 3-4 किलोमीटर तक का एरिया बिल्कुल साफ साफ नजर आता है, जहां कवर लेने के लिए, छिपने के लिए कोई पेड़ नहीं, पत्थर या बोल्डर के पीछे छुपने के अलावा कोई चारा नहीं था। इतनी कठिन परिस्थितियों में शायद ही दुनिया की कोई सेना कहीं भी लड़ी होगी। 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय जब खत्म हुआ, उस समय दोनों देशों के ऊपर काफी खासा असर पड़ा।
मैं पहले भारत के ऊपर इसकी क्या इफेक्ट्स हुए। पहली बात तो कैजुअलिटीज़, हमने करीबन हमारे 600 अफसर और जवान खो दिए, 1300 के करीब उसमें इंजर्ड थे। उसमें से कईयों की इंजरीज ऐसे थी, जख्म ऐसे थे कि वो अपनी ज़िंदगी भर के लिए शायद कोई लिम्ब या पैर खो बैठे थे, हाथ या पैर। दूसरा इफेक्ट ये हुआ कि जो हम पोस्टें विंटर वेकेटेड करते थे, मतलब जहाँ से हम वापस आते थे विंटर्स में, उसके ऊपर बहुत सोच विचार हुआ और हमारी टैक्टिकल थिंकिंग, हमारी सामरिक सोच में बदलाव आ गया। फायदे की बात यह हुई कि भारत की साख दुनिया में काफ़ी बढ़ी, हमारे संयम की बहुत तारीफ हुई। इतने ज़बरदस्त प्रोवोकेशन के बावजूद भारतीय सेनाओं ने एलओसी और कहीं क्रॉस नहीं करी और अपना उद्देश्य रखा कि अपनी पोस्टें काबिज की जाए, वापस ली जाए और दुश्मन को वहाँ से मार या खदेड़ दिया जाए। उसी तरह इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी, आईबी पर भी कहीं भी भारतीय सेना द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया और युद्ध को बटाली से लेकर द्रास तक सीमित रखा गया। हमने अपनी श्योक वैली और नुब्रा वैली, सियाचिन सेक्टर को फिर से एक बार उसकी एक फ्लैंक, उसकी एक साइड सुरक्षित कर ली, बटाली के ऊपर वापस कब्जा करके। यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इनके साथ हमारे संबंध कुछ और सुधर गए। मीडिया का इसमें बहुत बड़ा एक योगदान रहा। मीडिया एक तरह से फोर्स मल्टीप्लायर साबित हुआ। हमने अपने अपने ड्राइंग रूम में बैठ के लड़ाई देखी, घंटे घंटे का, दिन दिन का हमें मीडिया ने घरों घरों तक वृत्तांत पहुंचाया, उसकी प्रोग्रेस, कहाँ तक लड़ाई पहुंची, कितना हुआ, है, क्या चल रहा है। एक फोर्स मल्टीप्लायर मीडिया साबित हुई। इससे हमारी छवि भी बहुत अच्छी उजागर हुई। पाकिस्तान को इसमें क्या फर्क पड़ा? सबसे पहले तो बहुत बड़ा मिलिट्री ह्यूमिलिएशन हुआ। ये हार पाकिस्तान सेना के लिए बड़ी शर्मनाक साबित हुई। उनका अपमान हुआ और उनके मित्र जो थे, मित्र देशों की नज़रों में, अपनी पाकिस्तानी आवाम के नज़रों में उनकी इज्जत कम हुई पाकिस्तानी सेना की। उस तरह उनकी हताहत, कैजुअलिटीज भी बहुत अधिक हुई। 750 से 850 के करीब उनके मौतें हुई और 1600-1700 इंजर्ड। हालांकि इस युद्ध के 2 साल बाद प्रधानमंत्री उनके, जो नवाज शरीफ, उन्होंने एक प्राइवेट इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान के 2100 से ज़्यादा सैनिक वहाँ मारे गए हैं। तो यह नंबर भी सही हो सकता है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डिमोरलाइजेशन साबित हुआ, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। ये नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हुआ। उनकी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा और जो शर्मनाक हालत फौज की हुई थी पाकिस्तानी, कुछ वैसी हालत पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम की हुई, क्योंकि उनको अविश्वास के तौर पे देखा जाने लगा। क्योंकि आपको ज्ञात होगा, फरवरी में ही हमारे उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी उनसे मिलने लाहौर गए थे और ये यात्रा जब चल रही थी तब पाकिस्तान की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। तो ये दोगलापन दुनिया के सामने आ गया। इस सब का दूसरा असर और पड़ा कि दोनों के बीच का विश्वास, पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान की और मिलिट्री सिस्टम, इनका पूरी तरह से घट गया और इसका अंजाम ये हुआ कि कुछ ही महीनों में
पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ और जनरल परवेज मुशर्रफ ने सत्ता हसिया ली मिलिट्री डिक्टेटर के तौर पे। इस तरह यह कारगिल युद्ध हमारे एक सामरिक इतिहास में बहुत विशेष स्थान रखता है कि किस तरह से भारतीय सेना ने अत्यंत विषम परिस्थिति में, बहुत कठिन समय में, बहुत कम समय में एक सुपीरियर एनिमी जो ऊंचाई पर बैठा था और जिसको डिगिन था, मतलब जिन्होंने अपने मोर्चे अच्छी तरह से बना रखे थे, उन पर हमले करके उनको मार दिया या खदेड़ दिया। ये युद्ध हमारे इतिहास में, सामरिक इतिहास में, भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। इस युद्ध के हमें काफ़ी सीख मिली और कारगिल क्षेत्र में हमारी फौज का प्रभाव या उसका प्रेजेंस बढ़ा दिया गया और टैक्टिकल थिंकिंग में हमारे कुछ फेरबदल आए, हमारी सामरिक वैचारिकता में फेरबदल आए। मैं समझता हूं मैंने आपके सामने इस युद्ध के कारण, ये कैसे क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किस तरह लड़ा गया और इसके अंतिम परिणाम, अंजाम क्या क्या हुए, ये आपके समक्ष मैंने रखा। आशा करता हूं ये मेरी कोशिश सक्सेसफुल रही है और इसी निवेदन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। सुरक्षित रहिए। जय हिंद। Done.